अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करनी है अपने C++ के प्रोग्राम की। तो जब आपने एक्चुअल अपना C++ का प्रोग्राम बनाना है तो उसको बनाने के लिए आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना ज़रूरी है। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने किस तरह से उस प्रोग्राम को राइट करना है। जिस तरह से हमने सी पढ़ी थी, सी के प्रोग्राम्स पढ़े थे, उसमें भी हमारे पास जो भी प्रोग्राम होता था उसके बेसिक जो पार्ट्स होते थे वो 3 पार्ट्स होते थे। जिसमें हमने पहले देखा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते थे, फिर मेन फंक्शन होता था और उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी यानी सी की स्टेटमेंट्स होती थी। इसी तरह से हमारे C++ के प्रोग्राम का भी स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखने होते हैं, फिर मेन फंक्शन आता है और उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी आ जाती है। तो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन C++ इज़ कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर C++ प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल और प्रोग्राम में ये वाले पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाती हूँ C++ का, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि C++ का जो प्रोग्राम है वो कैसा होता है। ये हमारे पास एक C++ का एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। अगर आप ये देखें, ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं जो कि हैश से स्टार्ट हो रही हैं, ये जो दोनों लाइंस हैं ये बेसिकली इसमें हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो उसका दूसरा पार्ट प्रोग्राम का है वो है मेन फंक्शन का। यानी हम लोग क्या लिखते हैं, वॉइड मेन लिखते हैं और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, इसको हम पैरेंथेसिस कह रहे होते हैं, ये हम राइट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी जो 3 पार्ट्स हैं ये हर प्रोग्राम के अंदर होना ज़रूरी है C++ के। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें सबसे पहले लिखने होते हैं, उसके बाद हमें मेन फंक्शन लिखना होता है यानी वॉइड मेन लिखना होता है, उसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करना होता है और दरमियान में और कर्ली ब्रैकेट एंड होनी होती है और उन दोनों के दरमियान में हमने C++ की स्टेटमेंट्स लिखनी होती है, यानी एक्चुअल कोड हमने इन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में देना होता है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान वाला जो पोर्शन है जहाँ पर हमें C++ की स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, इसको हम प्रोग्राम की बॉडी कह रहे होते हैं। अब प्रोग्राम की जो बॉडी में हमारे पास C++ की सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, अगर आप ये देखें यहाँ पर तो ये हर स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन दिया हुआ है। सेमीकोलन क्या होता है, ये एक डॉट लगा के नीचे कॉमा होता है, दिस इज़ सेमीकोलन। यहाँ पर भी सेमीकोलन है, यहाँ पर भी सेमीकोलन है और यहाँ पर भी सेमीकोलन है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब होगा क्या कि ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और जो जो स्टेटमेंट्स होंगी जिस सीक्वेंस में लिखी हुई है उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा C++ का प्रोग्राम है और इसी से आपको अंदाज़ा होता है कि हमने किस तरह से C++ के प्रोग्राम को राइट करना है। अब हम देख लेते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये इनके क्या फंक्शनलिटी है और ये क्या काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शंस। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो हिदायत हैं गिवन टू द प्री प्रोसेसर, जो कि प्री प्रोसेसर को दी जाती हैं। अब ये प्री प्रोसेसर क्या चीज़ है, इसको देखते हैं कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है प्री प्रोसेसर। और जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किया, तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं इनको प्रोसेस कौन करता है, इनको प्रोसेस हमारा कंपाइलर का एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं, वो ये काम करता है, वो उसके ऊपर जो भी काम करना होता है उसको करता है। ये C++ का कंपाइलर का पार्ट है।
ये मॉडिफाई करता है, चेंज करता है सी प्लस प्लस सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। अब सोर्स प्रोग्राम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो प्रोग्राम जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, सी प्लस प्लस में लिखा है, उसको हमने सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। अब सोर्स प्रोग्राम कंपाइलेशन से पहले उसके अंदर कुछ चेंजिंग करता है। कौन करता है? प्री प्रोसेसर करता है। तो वो क्या करता है चेंजिंग, ये हम देख लेते हैं आगे। द सेमी कॉलन इज़ नॉट यूज एट द एंड ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आप देखिए मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड लिखा, उसके बाद लेस देन का साइन है और यहाँ पर मैंने ये लाइब्रेरी फाइल का नेम दिया और एक ग्रेटर देन का साइन है। अब ये जो हमारे पास, दिस इज़ द नेम ऑफ अ लाइब्रेरी फाइल एंड this is again a name of a library file. The basic purpose of library of using preprocessor directive is to include some library files in our program. अब ये जो लाइब्रेरी फाइल्स मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड की हैं, ये क्यों की हैं? क्योंकि इनसे रिलेटेड फंक्शंस मैं अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करें। आयोस्ट्रीम जो मेरे पास एक लाइब्रेरी फ़ाइल है iostream.h, इससे रिलेटेड फंक्शन एक ऑब्जेक्ट में यूज़ कर रही हूँ, सी आउट का ऑब्जेक्ट। और ये जो सी आउट का ऑब्जेक्ट है, ये जब तक मैं iostream.h को इंक्लूड नहीं करूँगी, मैं तब तक इसको यूज़ नहीं कर सकती और इसी के थ्रू ही मैं आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवा रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। इसी तरह से हमारे पास एक और लाइब्रेरी फ़ाइल मैंने ऐड की हुई है, conio.h। अब ये जो conio.h लाइब्रेरी फ़ाइल, इसको मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड के थ्रू अपने प्रोग्राम में ऐड किया है। और अब ये conio.h क्या कर रही है, ये मुझे अलाउ कर रही है कि इसके अंदर मौजूद जो फंक्शंस, बने बनाए फंक्शंस जिनको हम प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, उनको मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकूं। अब conio.h के अंदर जो बने बनाए फंक्शंस मौजूद हैं, वो CLR SCR यानी क्लियर स्क्रीन का उनमें से एक फ़ंक्शन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और दूसरा मैं getch का फ़ंक्शन इस्तेमाल कर रही हूँ। बोथ फंक्शंस कोडिंग इज़ अवेलेबल इन conio.h। अगर मैं conio.h लाइब्रेरी फ़ाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करूँगी और मैं इन दोनों फंक्शंस को इस्तेमाल कर लूँगी, तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा कंपाइलर एरर दे देगा। वो कहेगा ये दोनों आपने क्या चीज़ें यूज़ की हैं। इनका रेफरेंस ये है, conio.h है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या कर रहा है इस सिचुएशन में? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड, हमारे पास जो हमने चीज़ों को इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में, जैसे सी आउट को इस्तेमाल करना है, उससे रिलेटेड रेफरेंस इधर मौजूद है और क्लियर स्क्रीन और getch से रिलेटेड रेफरेंस conio.h में मौजूद है। तो ये क्या कर रहा है, ये इनको इस्तेमाल करना अलाउ कर रहा है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा स्टार्ट होते हैं हैश सिंबल के साथ और ये वाले जो डायरेक्टिव्स हैं, ये हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखे जाते हैं। अब हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर, जो कि मैंने अभी इस्तेमाल किया था, इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। ये हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर ऐड करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है। द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस डायरेक्टिव इज़ एज फॉलोज। इसको लिखने का तरीका क्या है, हम पहले हैश इंक्लूड लिखते हैं, फिर लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन, इनको हम एंगल ब्रैकेट्स बेसिकली कह रहे होते हैं। इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम उस लाइब्रेरी फ़ाइल का नाम दे देते हैं जिसको हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। तो C++ के प्रोग्राम के अंदर iostream.h इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने प्रिंट करवाना है, जो इनपुट या आउटपुट हमने लेनी है या अपने प्रिंट करवाना है, जो भी करना है, तो उसके लिए दोनों फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें iostream की ज़रूरत है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है बेसिकली ये। तो अगर आपने इनपुट लेनी भी है अपने प्रोग्राम में या आपने आउटपुट शो करवानी है, तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। तो कोई भी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के बगैर नहीं होता, तो इसलिए हमें इस लाइब्रेरी फ़ाइल को अपने प्रोग्राम में हर दफ़ा ऐड करना ज़रूरी है। तो द अबव स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड फाइल iostream.h इन सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलिंग इट, कि ये सोर्स प्रोग्राम को इसमें ये इंक्लूड कर देती है iostream की फ़ाइल को सोर्स प्रोग्राम के अंदर पहले कंपाइलिंग से पहले। अब ये जो मैंने iostream.h आपको एक लाइब्रेरी फ़ाइल या हेडर फाइल बताई है, अब हम देख लेते हैं हेडर फाइल क्या होती हैं और इनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। हेडर फाइल्स बेसिकली आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मुख्तलिफ कामों को
हम अपने सी के प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए क्या हो रहा होता है, हमारे पास हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ फ़ंक्शंस मौजूद होते हैं, लाइब्रेरी फ़ंक्शंस, और मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में अपने नीड के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सी प्लस प्लस प्रोवाइड मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं। ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट, और हर हेडर फाइल के अंदर अपने से रिलेटेड बने बनाए फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। आप जितनी मर्जी चाहें हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। आपने अगर इसका किसी भी हेडर फाइल से रिलेटेड कोई फंक्शन यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं ये फंक्शंस और ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, उसको इस्तेमाल करने से पहले मुझे उनसे रिलेटेड हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करना ज़रूरी है। और उसको ऐड करने के लिए हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए, लाइब्रेरी फाइल को ऐड करने के लिए या इंक्लूड करने के लिए। द एक्सटेंशन ऑफ अ हेडर फाइल इज़ .h। जो हेडर फाइल की एक्सटेंशन है वो .h है। इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। हमने अभी पढ़ चुके हैं, हम इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। हेडर फाइल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी। जब आप C++ का कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स बने हुए आ जाते हैं। तो एक फ़ोल्डर इंक्लूड का भी होता है जिसके अंदर हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। द नेम ऑफ द हेडर फाइल इज़ रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। ये मैंने आपको बताया था, ये जो लेस देन का साइन और जो ग्रेटर देन का साइन है इसको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, और इसके अंदर हम हेडर फाइल का नेम देते हैं। दीज फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय द C++ कंपाइलर सिस्टम। ये फाइल्स खुद ही से C++ के कंपाइलर के साथ ऐड हो जाती हैं, आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीक़ाकार, जो इसके रूल्स हैं जिसके मुताबिक हमने प्रोग्राम को राइट करना है। आप पहले हैश इंक्लूड लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में आप उस हेडर फाइल का नेम देंगे जिसको आप ऐड करना चाह रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख लें, हैश इंक्लूड है, iostream.h है। तो अब इसको अब आपने ख़ुद से रीड आउट कर लेना है कि ये हेडर फाइल iostream क्या करिए, क्योंकि हम बाद में इसको डिटेल में भी देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पोर्शन आ जाता है दैट इज़ द मेन फंक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है। द मेन फंक्शन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ C++ प्रोग्राम। ये हमारे सी के प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कंट्रोल हमेशा एंटर होता है मेन फंक्शन में और स्टार्ट कर देता है एग्जीक्यूटिंग इसकी स्टेटमेंट्स व्हेन द प्रोग्राम इज़ रन, जब प्रोग्राम चलता है। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। अ प्रोग्राम दैट हैज़ नो मेन फंक्शन कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। जिसके अंदर मेन फंक्शन नहीं होगा वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो चल नहीं सकेगा। तो जितनी मर्ज़ी चाहे नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हम राइट कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर, यानी वॉइड मेन के अंदर हम ये दिस इज़ द बॉडी ऑफ़ द मेन फंक्शन। उसके बाद हमारे पास C++ की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। अ स्टेटमेंट इन C++ लैंग्वेज इज़ एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। C++ की स्टेटमेंट एक हिदायत होती हैं, ये एक हिदायत होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी एक काम को परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर परफॉर्म करता है इन इंस्ट्रक्शंस को उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में ये प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई होती हैं। द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम्स आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इनके दरमियान में स्टेटमेंट लिखी हुई होती हैं। दिस इज़ अ C++ स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, द कर्ली ब्रैकेट ये इज़ कॉल्ड, ये ओपनिंग ब्रेसेस होती है और ये वाली जो है इसको हम क्लोजिंग ब्रेस कह रहे होते हैं। द ब्रेसेस इज़ ऑल्सो नोन एज डेलीमीटर्स, इसको हम डेलीमीटर्स भी कह रहे होते हैं। द स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में जितनी भी आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसको हम प्रोग्राम की बॉडी कहेंगे, और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ईच स्टेटमेंट इन C++ लैंग्वेज इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लगता है। इट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसको हम स्टेटमेंट के टर्मिनेटर भी कह रहे होते हैं। द कंपाइलर जनरेट एन एरर मैसेज
इफ़ द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका लिखने का तरीक़ाकार है। अगर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा, कंपाइलर इसका ऑब्जेक्ट कोड नहीं बना पाएगा और ना ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकेगा। अब ये वाले इसमें आगे वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि ये जो छोटा सा प्रोग्राम बनाया है इंक्लूड iostream.h क्या है, ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा है। द हेडर फाइल इज़ इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिकॉज द प्रोग्राम डिस्प्लेज आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अब ये वाली हेडर फाइल क्यों यूज़ की है, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे सी आउट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रिंट करवा रहा है हेलो वर्ड हमारी आउटपुट स्क्रीन पर। वॉइड मेन ये मेन फंक्शन है, ये लिखना ज़रूरी है। इसमें C++ की स्टेटमेंट होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होती हैं। हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट भी यहीं से होती है और जब एंड होती है, ये जब एंडिंग क्लोजिंग ब्रेसेस से बाहर निकलती है तो उसी वक्त प्रोग्राम भी एंड हो जाता है। सी आउट हेलो वर्ड ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये आखिर में इसके सेमीकोलन लगा हुआ है, ये प्रिंट करवा रही है, डिस्प्ले करवा रही है हेलो वर्ड स्क्रीन के ऊपर। अब जो सी आउट है वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, ये वाली भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको मालूम होना ज़रूरी है। ये जो सी आउट ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्ले करता है स्टैंडर्ड आउटपुट ऑन द स्क्रीन, यानी कोई भी आउटपुट स्क्रीन पर शो कर रहा होता है तो ऐसी आउटपुट प्रोग्राम की जो स्क्रीन पर शो हो रही है उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट कह रहे होते हैं। द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड वैल्यूज़। अब जो भी चीज़ हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है या कोई वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है। अ स्ट्रिंग इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स का मजमूआ होता है। द सी आउट ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड विद द इंसर्शन ऑपरेटर। अब सी आउट के साथ अगर आप देखें, ये जो हमने 2 दफ़ा लेसन का साइन लगाया इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कह रहे होते हैं, इसके साथ इस्तेमाल होता है। एनीथिंग रिटन आफ्टर इंसर्शन ऑपरेटर इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। और कोई भी चीज़ जो हम इस इंसर्शन ऑपरेटर के बाद लिखते हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होता है। और ये याद रखें, इसको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर दे रहे होते हैं, ये इन्वर्टेड कोमास में देते हैं और आखिर में फिर हम सेमीकोलन लगाते हैं। अब होता ये है कि जो भी मैसेज हमने लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे हेलो वर्ड इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, इसको इंसर्शन ऑपरेटर सी आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू किधर प्रिंट करवा रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अगर आप देखें कि मैसेज के साथ अब ये एरो किस तरफ जा रहा है, इस स्क्रीन की तरफ जा रहा है, तो मैसेज इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू सी आउट ऑब्जेक्ट कहाँ पर, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये इस तरह से हमारे पास कोई भी, अगर हम इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी कहाँ पर, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर।